हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम की, जो कि हमने 3 प्रॉब्लम देखी और तीनों प्रॉब्लम एक दूसरे से रिलेटिव एक ही आंसर निकल के आता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे पूछा गया है पहली प्रॉब्लम के अंदर कि डिफाइन द नेचर ऑफ द nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, एंड सेकेंड अगर इसी के अंदर बात करें डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, एंड थर्ड आपके पास है द nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एग्जैक्टली n रूट्स। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि डिफाइंड द nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का नेचर को डिफाइन किया गया है। मतलब n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन लेनी है, उसका नेचर हमें बताना है। नेचर का मतलब वो nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के साथ है तो 1 डिग्री की होगी तो उसके क्या रूट्स आएंगे, सेकंड डिग्री की होगी तो क्या रूट्स आएंगे, और ऐसे करते करते n डिग्री अगर होगी उसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन तो क्या रूट्स आएंगे, तो उसके नेचर की बात की गई है। ठीक, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भैया कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका क्या नेचर होगा। तो जब भी हम कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक जनरल इक्वेशन की। तो हम बात करेंगे वहाँ पर एक n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन जो कि जनरल इक्वेशन होगी, वहाँ से हम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट लास्ट वाला थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है जो कि कहा गया है कि एक n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि हमारे पास रखती है कि एक n एग्जैक्टली रूट रखेगी, एक n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है एग्जैक्टली n रूट रखेगी। तो कहीं ना कहीं हमसे यहाँ भी एक नेचर की बात की गई है कि उस पॉलिनोमियल इक्वेशन जो n डिग्री की होगी कितने रूट होंगे, उसके n रूट होंगे। तो अगर देखा जाए ध्यान से इन तीनों क्वेश्चन के अंदर एक ही आंसर निकल के आता है कि कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास, वो जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन भी ले सकते हैं, और वो कितने रूट्स रखेगी, n रूट्स रखेगी। तो ये ओरली मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी चीज़ें। आइए अब स्टार्ट करते हैं राइटिंग में। चलिए देखिए, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम मान लेते हैं सपोज n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। आप n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन ले सकते हैं या जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन ले सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हमने बात करी, यहाँ से हम इसका प्रूफ की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ये होती है a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 और प्लस डॉट डॉट प्लस a1x और प्लस a0 इक्वल टू 0। ये हम सभी जानते हैं, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है, n होती है। डिग्री की हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें x की हाईएस्ट पावर की बात की गई थी और x की हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट था वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कंडीशन ऑलरेडी होल्ड हो रही है। चलिए, ये सारी चीज़ें आपको याद हैं, उम्मीद करते हैं हम। चलिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नेचर की बात करें। नेचर की बात करें तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं क्योंकि ना हम स्टार्टिंग से ही चलें और आपसे कहा जाए कि भैया अगर n बराबर 1 हो तो क्या नेचर होगा इसका, अगर n बराबर 2 हो तो क्या नेचर होगा इस इक्वेशन का। इसी तरीके पे में आगे बढ़ें और तब हम कहेंगे कि अगर n बराबर n है तो क्या नेचर होगा इसका। तो आइए बात करते हैं। देखिए, इफ़ केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट में अगर हम कहें इफ यदि टेकिंग n इक्वल टू 1 लेके चलना है एक जनरल इक्वेशन के अंदर, तो देन तब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी a1x की पावर 1 और प्लस ये सब 0 हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 1 इक्वल टू माइनस के a0 अपॉन a1। रिजल्ट यहाँ से निकल के ये आता है कि x1 बराबर अर्थात माइनस के a1 अपॉन a1 a0 अपॉन a1 कि हमारे पास अगर फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके रूट कितने आएंगे, फर्स्ट ही आएंगे। तो दैट इम्प्लाइज इफ यदि फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन अबव, जो ऊपर इक्वेशन है अगर वो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है देन तब एग्जैक्टली हैव 1 रूट।
कितने रूट रखेगी? केवल और केवल एक रूट रखेगी। रूट किसे कहते हैं ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। रूट हम उसे कहते हैं जो उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, और यहाँ वेरिएबल कौन है? यहाँ वेरिएबल हमारे पास x है। तो जो x की वैल्यू आएगी और वो x की वैल्यू उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी जिस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली, तो वो क्या कहलाएगी? उस इक्वेशन के लिए उसका रूट कहलाएगी। क्लियर? तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि अगर फर्स्ट डिग्री की कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो वो कैसे रखेगी? केवल और केवल वन रूट रखेगी। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का हमें क्या पता चल गया? नेचर पता चल गया। चलिए अब इसी को अगर हम बात करें आगे की ओर, हम अब कहा जाए कि भैया सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n बराबर 2 रखना पड़ेगा, और केस नंबर 2 की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं केस नंबर 2 की ओर। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं केस नंबर 2 की, जिसमें हमने केस नंबर 2 पे बात करी कि अगर हम n बराबर 2 लेके चले जनरल इक्वेशन जो कि हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें से हम n बराबर 1 रख चुके थे, अब n बराबर 2 रख रहे हैं उसी इक्वेशन में। तो देखिए जब n बराबर हम 2 रखेंगे जनरल इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस आपके पास सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और बचेगा आपके पास a0 इक्वल टू 0। आप इजीली आराम से रिलैक्स माइंड में आप जो जनरल इक्वेशन फर्स्ट ली थी वहाँ n के स्थान पर 2 रख दीजिए, तो 101% आपको ये इक्वेशन निकल के आएगी। चलिए अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है? अब हमें ये पता चलता है कि सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, रूट कितने रखेगी, क्या क्या रूट आएंगे इसके, उस पर हम बात करेंगे। चलिए अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व के फैक्टर तो होंगे नहीं इसके, जब फैक्टर नहीं होंगे तो सॉल्व कैसे होगी? सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका है, इसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए x इक्वल टू, वेरिएबल क्या है इसके अंदर? x है, तो x इक्वल टू हम कहेंगे माइनस बी, माइनस क्या होगा आपके पास? ये माइनस बी होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या होता है 2a। ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हमारे पास स्टैंडर्ड एक जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, जिसे हम एक नाम कह देते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है। अगर सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें कहीं मिल रही है तो उसका नाम हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उसी का नाम है, सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन भी उसी का नाम है। तो नो डाउट ये क्लियर होना चाहिए हमको। अब b किसका कोफिशिएंट है? देखिए p x का कोफिशिएंट है, a किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c किसका कोफिशिएंट है? c कांस्टेंट है। अब यहाँ इस इक्वेशन में से वो वैल्यू हम रख देंगे, तो हमारे पास x बराबर देखिए b क्या आएगा? माइनस के a1 प्लस माइनस के b स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? आएगा a1 स्क्वायर माइनस 4, a क्या आएगा? a2 आएगा, और c क्या आएगा? a0 आएगा। ठीक, और डिवाइड किससे करेंगे? 2a2 से करेंगे। चलिए अब हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई? x की 2 आएंगी, a1 प्लस a1 स्क्वायर माइनस के 4a2 और a0 डिवाइड 2a2। दूसरी x की कौन सी वैल्यू होगी? दूसरी x की वैल्यू होगी हमारे पास, इसे x1 दे देंगे नाम और इसे x2 दे देंगे, क्योंकि x में से क्योंकि एक बार हमने प्लस ले लिया, अब का हम a1 माइनस के अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस 4a2 a0 और डिवाइड बाई a2 के साथ काम करें। तो इस तरीके से हमारे पास x की कितनी वैल्यू निकल के आई? x की 2 वैल्यू निकल के आई। यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है अगर सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं तो उसके एग्जैक्टली कितने रूट होने वाले हैं? 2 रूट होने वाले हैं। ठीक, ये तो था हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका। इसका एक दूसरा और मेथड होता है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम ये कहेंगे, अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो वो कितने रूट रख रही है? 2 रूट रख रही है। क्लियर? चलिए 2 रूट रख रही है, और कैसे कैसे आएंगे? ये रूट आएंगे। अगर हम ये मान लें कि लेट माना अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, 2 रूट्स हमने मान लिए, एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया। तो हमने ये पढ़ा है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। बी किसका कोफिशिएंट होगा? अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ बात करें, एक्स का कोफिशिएंट बी है और ए किसका कोफिशिएंट है? ए कोफिशिएंट एक्स की पावर 2 का। यहाँ हमारे पास माइनस बी अपॉन ए निकल के आया, तो हम कहेंगे भैया अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, दो रूट्स हैं तो दो रूट्स का सम हमने किया। बी किसका कोफिशिएंट आएगा यहाँ पर? x1 का, क्या है? a1, तो माइनस के a1 डिवाइड बाई क्या है? a किस है? x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? a2। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अर्थात सम ऑफ रूट्स ये वैल्यू निकल के आती है, इसी का नाम हम दे सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। दूसरा हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, क्या आएगा आपके पास? c अपॉन a। c क्या है यहाँ पर? c यहाँ पर बात करें कांस्टेंट की है, एक क्या बात करें तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट है, और यहाँ हमारे पास c क्या है? a नॉट, तो हम कहेंगे a नॉट डिवाइड बाई a2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड बन जाती है। अगर सेकंड और थर्ड को हम आपस में सॉल्व कर लें, सॉल्व करके अल्फा और बीटा की हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, तो वही हमारे पास क्या होंगे? रूट होंगे। ये भी एक तरीका है रूट्स फाइंड आउट करने का किसी भी इक्वेशन के लिए। अगर सेकंड डिग्री की है तो उसी के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, तो आप चाहे फर्स्ट वाले मेथड से x1 और x2 अर्थात दो अलग अलग रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, या सेकंड वाले मेथड से आप दो रूट्स मान लिए स्टार्टिंग में कि अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के, उन्हें हम अल्फा प्लस बीटा निकाल के अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के तब भी हम कह सकते हैं कि वो क्या हो गया आपके पास? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के दो रूट्स निकल के आए। तो यहाँ तक ये बात कंफर्म हो जाती है कि अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो वो कंफर्मली कितने रूट्स रखेगी? 2 रूट रखेगी। चलिए, अब और अगर आपको डिस्कस करना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल लेके भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट माना कि x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब एग्जाम्पल आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, चाहे आप कॉम्प्लेक्स में लीजिए, चाहे आप रियल कोफिशिएंट में लीजिए, जैसा भी लोगे आप। अगर सेकंड डिग्री का तो 2 ही रूट्स निकल के आएंगे, ये कंफर्म है। जैसे अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसके हमारे पास 2 फैक्टर निकल के आते हैं इस तरीके से। तो हम इसे सॉल्व करने बैठे तो हम कहेंगे x की वैल्यू -1 और -1, ये 2 वैल्यू निकल के आती हैं। जैसे ही x की वैल्यू 2 निकल के आती है तो हमारे दिमाग में ये कंफर्म हो जाता है कि सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन कितने रूट्स रखेगी? 2 रूट रखेगी। क्लियर? अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन एग्जैक्टली 2 रूट रखती है, यहाँ तक बात कंफर्म होगी। तो अब मैं लिख सकता हूँ डेफिनेटली कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स। कितने रूट्स रखती है? 2 रूट्स रखते हैं। तो ये क्या हो गया? उसका एक नेचर हो गया। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या हुआ? नेचर हुआ कि वो कितने रूट रखेगी? 2 रूट रखेगी। अब वे दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं, इक्वल, वे दोनों रूट डिफरेंट भी हो सकते हैं, उन दोनों रूट्स के साइन भी सेम हो सकते हैं, वे दोनों रूट के साइन भी अलग अलग हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उसकी इक्वेशन पे कि वो इक्वेशन किस तरह की है। चलिए, तो यहाँ तक हमने बात करी, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन तक हम पहुँचे। आइए हम बात करते हैं केस नंबर 3 में, जहाँ हम बात करने वाले हैं आपके पास थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन के साथ। आइए चलिए, पहले हमने चर्चा कर चुके हैं हम सेकंड केस के अंदर n बराबर 2 लेके। अब केस नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं और केस नंबर 3 पे हम बात करने वाले हैं n बराबर 3 लेके और 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन के साथ। तो क्या क्या होगा थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए? n बराबर 3 आप रखिए जनरल इक्वेशन में, जो कि जनरल इक्वेशन हमने मानी थी फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये निकल के आएगी a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x और प्लस आपके पास कांस्टेंट a नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल के आती है। अब थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ये है हमारे पास एक नया क्वेश्चन। देखिए, अभी तक तो हम लोग सॉल्व ऐसे करते थे इमेजिंग करके कि x की वैल्यू रख के देख लेते थे, और जैसी x की वैल्यू रखते थे अगर वो उस x की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती थी तो उसका हम एक फैक्टर बनाते थे और उस फैक्टर से
उस इक्वेशन को हम डिवाइड करते थे और जैसे ही हम डिवाइड करते थे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास मिलती थी। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो एक फैक्टर जो हमने इमेजिंग करके उसे सेटिस्फाई कराया था, उन दोनों की प्रोडक्ट अगर उस इक्वेशन के अंदर होती थी, इक्वल होती थी, तो हम कह देते थे वो जो फैक्टर है वो उस इक्वेशन का ही है। ठीक, एक तो वो फैक्टर मिल जाता था और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी मिली, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके दो रूट्स वहाँ से मिल जाते थे और एक रूट्स वहाँ से मिलता था जहाँ से हमने फर्स्टली इमेजिंग करके सॉल्व किया। तो ये तरीका था इक्वेशन को सॉल्व करने का। पर इसके और भी डिफरेंट तरीके हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। अभी तो सिर्फ हम नेचर की बात कर रहे हैं कि थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसका नेचर कैसा होगा, क्या वो वास्तव में 3 रूट्स रखेगी। चलिए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो क्या कहेंगे, हम थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन 3 रूट्स रखेगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन 2 रूट रख रही थी, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन फर्स्ट रूट रख रही थी, तो थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन कितनी होगी, थर्ड ही रूट रखेगी। यहाँ तक हम कंफर्म थे। चलिए तो हम मान लेते हैं, लेट माना अल्फा बीटा गामा आर 3 रूट्स, हमने 3 रूट्स इसके मान लिए। अगर हम कहें सम ऑफ रूट्स एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, तो क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स हो गया। क्या होता है सम ऑफ रूट्स, माइनस के बी अपॉन ए होता है, माइनस के बी अपॉन ए। बी किसका कोफिशिएंट आएगा, एक्स की पावर 2 का, अर्थात माइनस के A2 अपॉन A3 आएगा। A3 किसका कोफिशिएंट आएगा, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट आएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट सम, 2 रूट्स का सम का प्रोडक्ट करें, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो हमारे पास बनता है c अपॉन ए। c क्या होता है, c होता है हमारे पास x का कोफिशिएंट और a होता है हमारे पास x की पावर 3 का कोफिशिएंट। यहाँ हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ हमारे पास है a1 और डिवाइड किससे करें, a3 से करें, ये बनेगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या आता है हमारे पास, माइनस की d अपॉन ए। d क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और a क्या होता है, x पावर 3 का कोफिशिएंट होता है। वो सिमिलरली उसे कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास आएगा माइनस के a0 अपॉन आपके पास a3। अब ये 3 इक्वेशन बनी, तो इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें, सॉल्व द अबव इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें आपस में किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से, कि कोई भी मेथड आप लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी भी तरीके से निकाल लीजिए भाई। जैसे ही आपने अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू फाइंड आउट की, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व द अबव इक्वेशन, किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा, गामा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जैसे आप गामा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालोगे तभी हम कह देंगे कि x बराबर अल्फा जो भी वैल्यू आएगी वो, x बराबर बीटा जो भी वैल्यू आएगी वो, x बराबर गामा जो भी वैल्यू आएगी वो तीनों वैल्यू थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेगी, 101% सेटिस्फाई करेंगी। तो हमने यहाँ क्या सीखा, हमने यहाँ सीखा कि अगर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके 3 रूट्स मान के चलते हैं और सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका हम यूज़ करते हैं फॉर्मूलों का और उन्हें आपस में सॉल्व करते हैं। वहाँ से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं, तो वो तीनों रूट्स हमें मिल जाते हैं जो उस इक्वेशन की, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ये पता चल जाता है कि थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन एग्जैक्टली कितने रूट रखने वाली है, 3 रूट रखने वाली है। क्लियर। चलिए इसी को हम अगर चाहे तो एग्जाम्पल के रूप में भी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्लियर। अब इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ भी हमें यही प्रूव करना है कि थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो वो एग्जैक्टली n रूट रखेगी। यह एग्जाम्पल की पर्पज से हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हों, कोई भी डाउट ना रहे दिमाग में। अगर आज डाउट रहेगा तो कभी क्लियर नहीं होगा, इसे क्लियर करके ही जाइए। चलिए अगर हम कहें कि हम इमेजिंग करके चल रहे हैं कि x बराबर 1 रखा है,
जैसे हमने इसके अंदर x बराबर 1 रखा तो हमने देखिए क्या पाया 1 की पावर 3 माइनस 6, 1 की पावर 2 प्लस 11 और इंटू 1 माइनस के 6। इसे हम सॉल्व करने बैठे तो 1 माइनस के 6 प्लस 11 और माइनस 6 माइनस 12 और प्लस 12 इक्वल टू आपके पास 0 आया। कहने का मतलब राइट हैंड साइड हमें मिल जाती है। जैसे ही हमने x बराबर 1 रखा तो हमें राइट हैंड साइड मिल गई। तो यहाँ से एक कन्फर्म हो गया कि भैया x माइनस के 1 एक फैक्टर है किसका, इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें इसी से, देखिए इसी से तरीके से तो आप करते थे और हम अभी तक करते चले आए हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, बस डिवाइडेशन आना चाहिए। देखिए यहाँ x है, यहाँ x की पावर 3 है, तो क्या जाएगा x की पावर 2। कैसे बनेगा x की पावर 3 माइनस के x की पावर 2, क्लियर, माइनस प्लस ये सभी को आता है, उम्मीद करता हूँ ऐसा। माइनस 5x की पावर 2 प्लस के 11x कितनी बार जाएगा, माइनस यहाँ है 5 टाइम्स जाएगा, माइनस 5x, क्लियर करिए, माइनस 5x की पावर 2, ठीक। तो बनेगा आपके पास प्लस 5x प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ बनेगा 6x, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, तो आपके पास जाएगा 6x, x तो है ही 6 टाइम जाएगा तो बनेगा हमारे पास, और ये ऊपर से उतार लीजिए माइनस के 6 तो बनेगा 6x माइनस 6 माइनस प्लस ये कैंसिल होगा तो बनेगा 0। तो क्या बना हमारे पास, ये बन के आया है। अगर हम कहें जो हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन थी 3rd डिग्री की, उसका एक फैक्टर है x माइनस 1, इस x माइनस 1 की और इसकी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन के बराबर होगा। देखिए तो हम कहेंगे कि x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू x माइनस के 1, ठीक। ये आपके पास बनी, और 2nd डिग्री की एक इक्वेशन और आ गई जो कि आपके पास ये है। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, एक आएगा x माइनस के 2 और एक आएगा x माइनस के 3। क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, श्रीधराचार्य के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या फैक्टर आए, ये आए x माइनस 2 और x माइनस के 3। तो ये किसके फैक्टर हैं, इसी इक्वेशन के फैक्टर बन गया है। 3rd डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन जो हम लेके चले थे उसके हमारे पास 3 फैक्टर आ गए और वो तीनों फैक्टर ये हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 1, 2, 3। तब हम कहेंगे 3rd डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स। कैसे रखेंगे, 3rd डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 3rd रूट। कितने रूट रखती है, 3rd रूट। तो ये हमने सॉल्व किया एक एग्जाम्पल की तरफ से, और ये हम सॉल्व कर रहे थे जो डेरिवेशन चल रहा था उसी डेरिवेशन के दोनों तरफ से मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको जरूर क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बात करते हैं हम n डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन के नेचर की, जिसमें हमारे पास 3rd क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या n डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन भी n रूट रखेगी? अगर n रूट रखेगी तो ऐसी कौन सी इक्वेशन n डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन है जिससे हम वास्तव में n रूट निकाल सकते हैं? तो आइए देखते हैं। अगर ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं कि n बराबर अगर n हम लेके चले तो n डिग्री की एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, और जैसी n डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी तो वहाँ से भी हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन निकल के आता है, क्या उसके भी एग्जैक्टली n रूट होंगे? उसी पे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने n बराबर 2, n बराबर 3 लेके हम काम कर चुके हैं, तो वहाँ हम कंफर्म हो गए, हमारा माइंड सेट हो गया कि भैया अगर 3rd डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन उसके 3 रूट ही होंगे। इसी प्रोसेसिंग को अगर हम आगे बढ़ाएं जिसे हम कहते हैं सिमिलरली n बराबर 4 लेके चले तो उसके कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे। n बराबर 5 लेके चले तो उसके कितने होंगे, 5 रूट होंगे। तो यहाँ तक हम कंफर्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट कि अगर n बराबर n लेके चला जाए तो केस नंबर 4 बनता है, तो उसके लिए n डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन क्या बनेगी, वही जनरल इक्वेशन में रखिए जहां आप फर्स्ट इक्वेशन थी n डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन फर्स्ट थी, उसी में n के स्थान पर n रख लीजिए बस। देखिए तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है a n x की पावर n प्लस
ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस के टू एक्स की पावर एन माइनस के टू प्लस डॉट डॉट। ठीक है, चलिए ए नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसे सॉल्व किया जाए। अब सॉल्व करना तो बड़ा दिक्कत की वाली बात है, क्योंकि ये वेरिएबल्स अननोन कोफिशिएंट के साथ मिली इक्वेशन है। अब कैसे सॉल्व की जाए? अगर हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू पता होती तब भी हम सॉल्व करने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते, पर यहाँ तो सारे के सारे अननोन कोफिशिएंट रखे हुए हैं और वेरिएबल x है, तो सॉल्व कैसे की जाए? अब हमने इसका सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका निकालने की कोशिश करी। क्यों ना हम एक n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन ही बना लें और ऐसी n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन लेके चलें जिसमें हम वास्तव में दिखा सकें, रिप्रेजेंट कर सकें कि वो n रूट्स रखती है वास्तव में। चलिए, तो हमने क्या किया, लेट मान लिया कि x की पावर n माइनस वन इक्वल टू 0 इज ए nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। कैसी है ये? n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर x की पावर n हाईएस्ट रखा हुआ है और उसका कोफिशिएंट भी नॉन जीरो है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर x की पावर n है, आपके पास वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, तो वो उसकी डिग्री कहलाती है और उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है साथ में। तो यहाँ कोफिशिएंट भी नॉट इक्वल टू 0 है और डिग्री भी आपके पास n है, तो इसलिए क्या होगी, n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। चलिए, बस इसे अगर हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके इसकी वैल्यू n निकाल दी, तो हम कह देंगे कि वो क्या होगी, n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन n एग्जैक्टली रूट रखेगी, वो इसका नेचर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं कि x की पावर n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1। अब 1 को हम कैसे लिखें? तो हम 1 को लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स में cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, कॉम्प्लेक्स का सारा लेंगे। चलिए, अब जैसे हम आगे बढ़े, हमने कहा भैया x की पावर n cos 0, तो हमने लिखा 0 और भी किसी की वैल्यू होती है, तो हमने कहा कि भैया cos 2 पाई r प्लस आयोटा साइन 2 पाई r। अब r आपके पास वैल्यू तो आई, पर r की वैल्यू दिमाग में आनी चाहिए, कहाँ से दे? तो जहाँ हम कहेंगे कि r बराबर हमारे पास स्टार्ट होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस वन। अब n माइनस वन तक क्यों जाएगा? क्योंकि हमें तो टोटल n ही वैल्यू लेनी है ना। तो एक वैल्यू तो 0 हो गई, 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो n माइनस वन तक जाएगा। अगर इसे n तक रखेंगे तो n प्लस वन वैल्यू हो जाएंगी, इसीलिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे और n माइनस वन तक r की वैल्यू को रखेंगे। तो टोटल वैल्यू अगर काउंट की जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, n, क्योंकि 1 से लेकर n माइनस वन तक n माइनस वन ये हो गई और एक ये हो गई, टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास n। अब जैसे ही आगे हम बढ़े तो फिर हमारे दिमाग में आया कि भैया हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, x की पावर n की वैल्यू थोड़ी चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, एक डिमॉर्गन्स लॉ होती है कि यहाँ से n हटा ली जाए, तो हमने यहाँ से n हटाया और इस तरीके से इसे पावर में इधर लेके गए, इन सबके पावर में लेके गए 1/n। अब हमें याद आया कि भैया डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि जो पावर में रखा हुआ उसे अंदर लिया ये एंगल में, तो ये आ गया 2 पाई r अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई r अपॉन n, ये वैल्यू आ गई। अब दिमाग में ये भी आता है कि भैया n की वैल्यू क्या दी जाए। n कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अगर रख देंगे तो वो इनफाइनाइट बना देगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बना देगा, और इनडिटरमिनेट फॉर्म बन के और इनफाइनाइट बनते तो वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। तो क्या होगा, हम कहेंगे कि भैया यहाँ पर हमारे पास n बराबर वैल्यू होगी 1 2 3 4 डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे, n तक। अब देखिए यहाँ 1 से लेकर n तक जाना कन्फर्म है, क्योंकि 0 काउंट नहीं है, टोटल वैल्यू n ही देनी है हमें। तो हमारे पास क्या बन गई, x बराबर ये बन गई इक्वेशन। क्या हुआ कि भैया x बराबर आपके पास जो cos 2 पाई r अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई r अपॉन n, ये जो वैल्यू आई x की, इसमें आप r की वैल्यू और n की वैल्यू रखते चले जाइए। जो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, जो जो इक्वेशन से सॉल्यूशन निकल के आएगा वो x का सॉल्यूशन होगा और आप इससे x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फिर दिमाग में आता है यार कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इफ यदि r बराबर 0 ले लें और n बराबर 1, कैसे,
ये याद रखें, आर की फर्स्ट टर्म 0 है और एन की फर्स्ट टर्म 1 है। जो आर के लिए फर्स्ट टर्म तो एन की भी फर्स्ट ही टर्म हम लेके चल रहे हैं। आर बराबर 0, एन बराबर 1, इक्वेशन नंबर हम इस फॉर्म में रखेंगे तो हमारे पास एक्स की फर्स्ट अर्थात फर्स्ट रूट निकल के आएगा। वो क्या क्या आएगा, ये आएगा, देखिए कॉस 2 पाई, आर के स्थान पर 0, एन के स्थान पर 1 प्लस आयोटा साइन 2 पाई इंटू 0/1। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने में x1 इक्वल टू क्या बनेगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अर्थात 1 वैल्यू आएगी, या कह सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 0। ऑब्वियसली ये हमारे पास 1। तो हमारे पास एक रूट मिल गया n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का। वो रूट क्या मिला आपके पास, 1 मिला। ठीक, कैसे मिला सबके सामने है, क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम कहते हैं भैया दूसरा रूट भी तो रिप्रेजेंट कीजिए। हमने कहा दूसरा रूट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसी का सहारा लेना पड़ेगा कि इफ़ यदि r बराबर हम 1 ले लें और n बराबर हम 2 ले लें। देखिए r बराबर 1 ये रखा और n बराबर 2 ये रहा। जैसे हमने r बराबर 1 n बराबर 2 की बात करी तो x2 अर्थात सेकेंड रूट हमारे दिमाग में आया। जैसे सेकेंड रूट हमारे दिमाग में आया तो cos क्या बनेगा, 2 पाई इंटू 1 और डिवाइड किससे किया जाएगा, 2 से, प्लस आयोटा साइन 2 पाई इंटू 1 अपॉन क्या बनेगा, 2। कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन अगर आप कर लें तो बड़ी अच्छी सी आसानी सी बात हो जाएगी। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 0। ये हमारे पास सेकेंड रूट फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू और r की वैल्यू जैसी रखी इक्वेशन नंबर इस 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में जैसी हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास 2 रूट्स फाइंड आउट होके आ गए। 2 रूट्स बड़े आसानी से मिल गए। इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास तीसरा रूट मिलेगा, फोर्थ रूट मिलेगा, फिफ्थ रूट मिलेगा और n रूट्स भी आसानी से मिलते चले जाएंगे। चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, नोट, फिर आप बात करते हैं n बराबर 3 लेके, n बराबर 4 लेके। आइए अभी तक हमने बात करी थी 2 रूट्स फाइंड आउट करने की। अब हम चल रहे थे तीसरा रूट फाइंड आउट करने के लिए, जो n डिग्री के हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लेके चले थे कि उसका n रूट्स कैसे निकल के आएगा, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जहाँ हमारे पास 4 डिग्री, जो हमारे पास 4th नंबर की इक्वेशन आई थी यहाँ पर, जिसमें हमने कहा था cos 2 पाई r अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई r अपॉन n हमारे पास इक्वेशन निकल के आई। उसी इक्वेशन में अगर हम r के स्थान पर, r के इस प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर दें r बराबर 2, n के स्थान पर प्लेस कर दें वैल्यू 3 इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास 3x3 थर्ड रूट हमारे पास बनेगा क्या, cos 2 पाई r के स्थान पर क्या रखना है 2, n क्या है 3, ये बनता है, ठीक, प्लस आयोटा साइन 2 पाई r क्या है 2 और ये क्या है n थर्ड। जैसे ही से हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे x3 इक्वल टू कॉस 2 4 पाई अपॉन थर्ड प्लस आयोटा साइन 4 पाई अपॉन 3। तो कौन सा आ जाता है, ये हमारे पास थर्ड नंबर का रूट फाइंड आउट निकल होके आता है। तो देखिए थर्ड नंबर का रूट हमारे पास मिला। आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इनके एंगल रख के इनकी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर दे, ये कह सकते हो पाई की वैल्यू रख के हम यहाँ से कैलकुलेशन करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और वास्तव में x3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। या अगर आप चाहो तो यहीं भी छोड़ दोगे, तब भी हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स में तो रूट है, होगा भाई, क्यों नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स भी तो हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स भी तो आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स में भी रूट्स आ सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, कहें कि भैया आगे n के r के स्थान पर थर्ड ले लें और n के स्थान पर फोर्थ ले लें, देन तब क्या होगी, इक्वेशन नंबर 4 पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो 4th नंबर का रूट आएगा हमारे पास क्या आएगा, cos 2 पाई r के स्थान पर 3 और n के स्थान पर 4 प्लस आयोटा साइन, ठीक, तो हमारे पास बनेगा 2 पाई r 3 अपॉन 4।
कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या निकल के आएगी वैल्यू 6π/4 प्लस आयोटा साइन 6π/4। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ। नहीं कैलकुलेट करोगे तब भी मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मुझे ये सिखाना था कि भैया अगर n डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन है तो उसके n रूट आएंगे, तो हम 4 तक पहुँच चुके। सिमिलरली करके अगर आप इसे आगे भी बढ़ाना चाहोगे, सिमिलरली आगे बढ़ाते चले जाइए आप। अगर आपको 5th नंबर का रूट निकालना तो r के स्थान पर 4 रखिए, n के स्थान पर 5th रखिए। 6 नंबर का रूट निकालना तो r के स्थान पर 4 रखिए, n के स्थान पर 5th रखिए, 6 रखिए। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे हमें एग्जैक्टली n रूट निकालना, मतलब लास्ट वाला रूट हमें चाहिए, तो हम r के स्थान पर क्या लेंगे, r बराबर तो हम रखेंगे n माइनस के, देखिए n माइनस के 1 और n के स्थान पर पुट करेंगे n। ठीक, जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें xn अर्थात लास्ट वाला रूट मिलेगा n वाला, तो हम कहेंगे cos 2π, n के स्थान पर क्या हो गया n माइनस के 1 अपॉन n, ठीक, प्लस आयोटा साइन क्या है हमारे पास 2π प्लस इंटू n माइनस के 1 डिवाइड बाई n। तो ये कौन सा होगा हमारे पास, एग्जैक्टली n रूट हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, इसी की हमें तलाश थी बहुत देर से। तो जैसे ही हम इस पे पहुंच गए तो हमें ये कंफर्म हो गया कि भैया n डिग्री की पॉलीनोमियल इक्वेशन कितने रूट्स रखेगी, एग्जैक्टली n रूट रखेगी। तो इस तरीके से हमने n डिग्री की पॉलीनोमियल इक्वेशन का नेचर जान लिया, और जो पॉलीनोमियल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे उसका भी हमने नेचर जान लिया। तो क्या कंफर्म हुआ, क्या पता चला हम लोगों को, हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन 1 रूट रखी है, सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन 2 रूट्स रखती है, वे दोनों रूट्स सेम भी हो सकते हैं, वे दोनों रूट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। थर्ड डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन 3 रूट्स रखती है, फोर्थ डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन 4 रूट रखती है, और n डिग्री की पॉलीनोमियल इक्वेशन n रूट्स रखती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि nth डिग्री पॉलीनोमियल nth डिग्री polynomial equation has exactly n roots। कितने रूट्स रखती है, n रूट्स रखती है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को हमने कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में सॉल्व किया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, नेचर पॉलिनोमियल्स का समझ में आया होगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हमने बात करी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, नेचर समझ में आया, पॉलिनोमियल इक्वेशन का ये लेक्चर आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन चीज़ों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ कि थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और इसी के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे कि रिलेशन क्या होगा, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा। तो बहुत सारा मज़ा आने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।